बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और आज काफ़ी सारी खबरें हैं। एक तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की शहादत को 18 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। उनका ये जो कत्ल था, इसके अंदर कौन कौन मुलव्वस था, कौन कौन से शवाहिद जो हैं वो छुपाए गए, क्या कुछ किया गया, इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन आज हमारे पास कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव आज के लिहाज से स्टोरीज हैं, एक के पीछे दूसरी स्टोरी है। कोशिश करेंगे व्लॉग का पेस फास्ट रखें ताकि सारी स्टोरीज आपके सामने रख सकें। तो जो पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो आप कहीं और से नहीं सुनेंगे, वो स्टोरी है हाफिज दवाखाना की। जी हाँ, हाफिज दवाखाना ने यह फैसला किया है कि तमाम जितने भी उनके छोटे छोटे हकीम थे, जो माजून बनाता था, कोई अतरीफुल इस्तोखुद्दूस बनाता था, तो कोई गौज़बान का शरबत बनाता था, तो कोई लोगों का इलाज करता था डंडे से, कोई किसी चीज़ से। तो अब हाफिज दवाखाना ने यह फैसला किया है कि उन्हें किसी पर भी एतबार नहीं है, तमाम पोजीशंस के लिए नए लोग अपॉइंट किए जाएंगे। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, जी हाँ। वो भले कोई DGC हो, वो भले कोई DGMI हो, वो भले कोई DGISI हो, तमाम लोगों के ऊपर इस वक्त जो है, ये हमारे ज़राए क्लेम कर रहे हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ज़ाहिर है आपने इस बात को समझना है कि ये कोई ऐसी खबर नहीं जो हो चुकी है। खबर असल में वो होती है जो हो चुकी हो और उसके बारे में आप बता रहे हो। ये जो मुस्तकबिल होता है, ये प्रिडिक्शन होती है, और आपके जो ज़राए कहीं पर प्लेस्ड होते हैं, वो अपना एनालिसिस और जो वो रीड कर रहे होते हैं, जो कुछ उनके सामने हो रहा होता है, उसकी बुनियाद पर वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो हमारे ज़राए हैं वो बहुत ही वेल प्लेस्ड है। आपको पता है कि अगर वेल प्लेस्ड ना हो तो मैं अफवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। ये अफवाह से ऊपर की कैटेगरी की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ज़राए बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि हाफिज दवाखाना वाले जो हैं, उनका एतमाद जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। जो बंदे उनके साथ काम करते रहे हैं सारे के सारे, उन्हें लगता है कि किसी ना किसी तरह से या तो कोई कंप्रोमाइज़ हो गया है या कंट्रोवर्शियल हो गया है। दोनों सूरतों में वो उनके काम के नहीं रह गए, क्योंकि उनको 5 साल की अगली फ्रेश एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट, जो भी आपने कहना है, वो मिल चुकी है। और ज़्यादातर लोग जो इस वक्त उनके साथ काम कर रहे हैं, वो मेरे जो सोर्स थे उनका लफ्ज़ ये था कि अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर चुके हैं। मसलन उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सेक्टर कमांडर है, हालांकि वो निचली लेवल के ऊपर है, उनकी तब्दीली की बात या उनकी जगह नए बंदे तो आने ही आने हैं, वो तो ब्रिगेडियर लेवल के हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि शायद पाकिस्तान की तारीख में जब से ISI के सेक्टर कमांडर्स लगना शुरू हुए हैं, इस्लामाबाद सेक्टर पर जो ब्रिगेडियर फ़हीम है, वो शायद सबसे तवील अरसे तक सेक्टर कमांडर के तौर पर बैठे हैं। जब मिलिट्री के अंदर जो लोग मिलिट्री को समझते हैं, स्पेशली आर्मी के मामलात को और फिर ISI के, इतने लंबे अरसे तक कोई सेक्टर कमांडर रह जाए तो फिर वहाँ पर कई मसाइल भी जन्म लेते हैं। फिर पीछे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी दबाव होता है, क्योंकि उन्होंने भी प्रमोट होना है। अब जब हाफिज दवाखाना वालों ने अपनी एक्सटेंशन ले ली, मतलब कि 5 साल और ले लिए, तो ऊपर तो कई लोगों का हक मारा गया, वो तो नाराज़ ही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो जनरल ज़ियाउल हक हों, जनरल अयूब खान हों, और या वो जनरल मुशर्रफ हों, जितने भी लोग जिन्होंने लंबा खेला है, वो तमाम के तमाम लोग फिर करते क्या हैं कि उनके जो इमीडिएट लोग होते हैं, उनके बाद उनका तो हक वो खा चुके होते हैं, तो उनसे वो जान छुड़वाते हैं और नीचे से फिर लोगों को कल्टीवेट करते हैं ताकि वो उनके साथ लॉयल रहें और उनकी डायरेक्टली उनके ऊपर कोई गुस्सा ना हो। क्योंकि अगर आप कोई ब्रिगेडियर लेवल पर है, मेजर जनरल लेवल पर है, और उसको ये प्रमोट करके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल बनाते हैं या मेजर जनरल बनाते हैं, तो जाहिर है उनका आर्मी चीफ बनने का अभी इस्तेहकाक नहीं है और ना ही मजरूह हुआ है, इसलिए उनको इन पर गुस्सा नहीं होगा। तो हमारे जो सोर्सेज हैं, जो हमारे ज़राए हैं, या आप कहें कि सूत्रों के अनुसार हमारे पास ये खबर है, ये उलट भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कुछ होता है जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसमें कई करवटें अभी ली जाएंगी, कई लोग कामयाब होंगे, कई लोग अपनी लॉबिंग करेंगे। ये जो 3-4 मैंने ऑफिसर आपको बताए हैं, इनमें लोग लॉबिंग भी करेंगे, हो सकता है कोई कामयाब हो जाए। कामयाब हो गया तो हमारी खबर गलत हो जाएगी फिर वो। लेकिन इस वक्त जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हाफिज दवाखाना वालों का मुकम्मल तौर पर एतमाद मौजूदा जो लोग हैं इनको कंटिन्यू करवाने पर उठ चुका है, मतलब वो कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते। इनको हो सकता है और पोजीशंस के ऊपर भेज दिया जाए और यहाँ पर नए लोगों को लाया जाएगा, और उसके लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। इस वक्त हेड हंटिंग हो रही है और लगातार इस चीज़ के ऊपर एफर्ट, बहुत ही जो करीबी लोग हैं, वैसे तो इस वक्त मेरे ज़राए ने कहा कि कोई भी करीबी नहीं है, किसी पर भी एतबार नहीं रहा,
लेकिन जो भी बहरहाल इस वक्त सिस्टम होगा जहाँ से हेड हंटिंग हो रही होगी, मतलब इंटरव्यूज़ होके लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा होगा, एवेल्युएशन की जा रही होगी, तो वो की जा रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो हमारे ज़राए हैं इनकी खबर कितनी दुरुस्त साबित होती है। जो भी हुआ हम खलूस नीयत से आपके सामने ये रखेंगे। 100% इसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। दोबारा आपको बताया कि ज़राए बहुत ही ज़्यादा वेल प्लेस्ड हैं, उनकी ये खबर है। अब आगे चलते हैं। अगली स्टोरी जो है वो इससे भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है हमारे पास, और उसके अंदर एक के अंदर कई स्टोरीज हैं, और ये भी एक आज की हमारी एक्सक्लूसिव खबर है आपके लिए। और वो है फॉरेन ऑफिस की बेचारे के साथ जो कुछ हुआ है यूएई के सदर के दौरे पर। अब ये ज़हन में रखिए कि जो सेक्रेटरी खारजा होते हैं उनकी अगर किसी और सेक्रेटरी खारजा या किसी और ओहदेदार से मुलाकात हो तो जो फॉरेन ऑफिस होता है, शायद पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी या किसी ब्यूरोक्रेसी में भी सबसे ज़्यादा जो डिसिप्लिन्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड कोई अगर इंस्टीट्यूशन होता है तो वो किसी भी मुल्क का फॉरेन ऑफिस होता है, क्योंकि वहाँ आप फॉरेन पॉलिसी को डील कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, गलती की गुंजाइश से कौमी हजीमत होती है, इसलिए बहुत नाप तोल के छान फटक के आप कदम उठाते हैं। अब जो फॉरेन ऑफिस है, अगर मिनिस्टर की मीटिंग हो तो उसकी और भी उसका प्रोटोकॉल होता है और तमाम चीज़ें पहले से तय होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला ये निकला कि एक मुल्क के सदर आ रहे थे और फॉरेन ऑफिस को कुछ मालूम नहीं था। इस खबर के हम मुकम्मल पीछे खड़े हैं और पूरी जिम्मेदारी से आपको ये खबर दे रहे हैं कि यूएई के जो सदर आ रहे थे वो चंद घंटे के लिए आए, एयरपोर्ट के ऊपर आए, वहीं से चल दिए। आरफा नूर बहुत ही पाकिस्तान की मायानाज जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट जो जर्नलिज्म की इस वक्त की ब्रीड मौजूद है उनमें से एक आरफा नूर है। बड़ा एक उजला चेहरा पाकिस्तानी सहाफ़त का, आल्दो कि वो हमारी जमात के ऊपर कई दफ़ा बहुत क्रिटिकल भी रहती हैं, लेकिन उन पर कोई भी लफाफा सहाफ़त का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। बायस तो अपनी अपनी हर इंसान की होती है, उसकी आइडियोलॉजी की, उसकी सोच की, तो उस एतबार से तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी में एक ट्वीट किया कि वो आए, उन्होंने देखा और वो चल दिए। मतलब उन्होंने आए, देखा और चल दिए, और उन्होंने कुछ नहीं किया यूएई के सदर के बारे में। लेकिन अब हम ज़राए से जो आपको खबर दे रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस बेचारा कमला हुआ फिर रहा था। कभी आपने पुराने मॉडल का कोई लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट करके देखा जिसमें विंडोज़ आपने हैवी इंस्टॉल कर दी हो, तो वो फिर जब रीस्टार्ट आप करते हैं, रीबूट करते हैं, तो वो कमला ही हुआ फिरता है, उसको समझ नहीं आती, उससे लोड ही नहीं हो पाती विंडोज़ के, उसने अपना काम कैसे शुरू करना है। तो फॉरेन ऑफिस की क्योंकि जिम्मेदारी होती है तमाम हेड ऑफ स्टेट का जो प्रोटोकॉल और तमाम चीज़ें होती हैं उनको रखना, और उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने शहर से बाहर आना है तो कहाँ मीटिंग होनी है, क्या कुछ होना। बहुत उन्होंने कोशिशें की कि वो कहीं ना कहीं से सुनगुन लें, लेकिन सब लोग उनको आंखों के इशारे से ये बता रहे थे कि हाफिज़ दवाखाना, कि जो भी हो रहा है हाफिज़ दवाखाने से हो रहा है, और ये ना हो कि आपको अगले तरीफल इस्तो खुद्दूस का पूरा चम्मच गर्म दूध के साथ खिला दें। इसलिए फ़ॉरेन ऑफिस को यही मशवरा दिया गया कि आप खामोशी ही इख्तियार रखें, जब आपको कुछ बताना होगा अगले बता देंगे। तो यूएई के सदर का पाकिस्तान आना, और आरफा नूर साहबा के कहने के मुताबिक वो आए, उन्होंने देखा और वापस चल दिए। इस सब के अंदर फॉरेन ऑफिस को ना इन्वॉल्व किया गया, ना उनकी इंफॉर्मेशन में कुछ था, ना उनको मालूम था कि वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे या नहीं। तो ये हालात थे इस दौरे के सबसे पहले। तो अब आगे आपने पंजाबी की एक मिसाल सुनी होगी कि बेटियां साझी होती हैं, आज उसकी मिसाल भी कायम करेंगे क्योंकि बेटियां तो साझी होती हैं। तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी बेटी का निकाह बताया जा रहा है कि कल था, जिस पर तशरीफ़ लेकर आए जो यूएई के सदर थे, उस निकाह के लिए तशरीफ़ लाए। हमने ये खबर आपके सामने रखी थी। उसके बाद फिर हमारी खबर के बाद ये खबर रावी जो आजकल दोबारा बेचारा कल से ये खबर उन्होंने भी टेलीविज़न पर दे दी, तो उनका बुरा हाल किया गया, वो आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन भारत कल निकाह था उनकी बेटी का, हमारी तरफ से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बेटियां साझी होती हैं, हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनकी बेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी दिली दुआएं। और साथ साथ उनसे ये इल्तमास कि जैसे हम आपकी बेटी को अपनी बेटी समझते हैं और ये कहते हैं कि बेटियां साझी होती हैं, तो आज मुझे अपनी बेटी याद आई, मतलब अपने बहुत ही प्यारे दोस्त मियाँ असलम इकबाल की बेटी याद आई। जब उसकी शादी थी तो जिस तरीके से आपकी रजीम ने, ज़ाहिर है आप ही के अहकामात पर, उनकी बेटी की जो शादी के सारे इंतज़ामात थे उनको तबाह बर्बाद किया था, उनका जहेज़ लूटा गया था।
घर के अंदर औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई थी, बच्चों को हरासा किया गया था। मियाँ असलम इकबाल जो है वो शादी पर शरीक नहीं हो सके थे। और ये एक कहानी है, ऐसी लातादाद कहानियाँ हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे साथ उन्होंने काम किया, हमारे दोस्त हैं, तो मुझे वो एक सानेहा था वो याद आ गया कि हमारी बेटियों को जो है वो आपने बेटियां नहीं समझा। अल्लाह आपको तौफीक दे, कुरान करीम की आप आयात पढ़ते हैं, उनके तर्जुमे भी करते हैं, तो आपको अल्लाह तौफीक दे कि आप दूसरों की भी बहन बेटियों को वैसा ही समझे जैसे हम आपकी बहन और बेटी को समझ रहे हैं, और दिल से दुआ दे रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि बेटियां साझी होती हैं। इसके साथ ही अगली खबर जो जनरल कियानी की बेटी की शादी के बारे में कहा जा रहा है, अब ऐसा ही होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है जिसमें तमाम लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी है। आल्दो उन्होंने भी कोई किरदार नहीं अदा किया, दूसरों की बेटियों के साथ जो सारा जुल्म हो रहा था, सीनियर आर्मी जनरल थे, बोल सकते थे, जाहिर है बोल सकते थे, ख़त लिख सकते थे, या जिसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ होता उसके घर जा सकते थे उसको पुरसा देने के लिए जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई, लेकिन वो खामोश रहे। लेकिन उनकी बेटी की शादी है तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। अगली खबर यह है कि 28 तारीख को सुना है कि वलीमा है, जो आसिम मुनीर साहब की बेटी का निकाह हुआ है, उनका गालिबन जो वलीमा है वो 28 तारीख को इजराय क्लेम कर रहे हैं। जाहिर है हमारे सामने कोई डॉक्यूमेंट तो ऐसा नहीं है कि हम आपको हतमी तौर पर बता सकें। 28 तारीख भी कौन सी दूर है, कल है, पता चल जाएगा ऐसा है या नहीं है। अच्छा जी, फिर वापस आते हैं फॉरेन ऑफिस को, क्योंकि कुछ पता नहीं था और वो आए, उन्होंने देखा और वो चल दिए आरफा नूर साहबा के बकौल। उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस को अचानक ढूंढा गया, मतलब फॉरेन ऑफिस को कहा गया कि ज़रा ये अलामियाँ जारी करें। और जाहिर है जब आप अलामियाँ जारी करते हैं तो फॉरेन ऑफिस और उनकी एम्बेसी और उनका फॉरेन ऑफिस आपस में कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि सारा कुछ हाफिज़ दवाखाना वाले कर रहे थे और उधर से ही सारे इंतजाम थे, उन्हीं को पता था। सिर्फ उन्होंने बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर पहुँच जाए और ये लोग वहाँ पर पहुँच जाए, इससे ज़्यादा इन बेचारों को और कुछ पता नहीं था। तो जो आप इनके लत्ते लेते रहते हैं, इनको बिल्कुल इनके ऊपर आप जो जुल्म ज़्यादती करते हैं वो इनको कुछ पता नहीं था। और फिर जो फॉरेन ऑफिस था उन्होंने अलामिया जारी कर दिया और मतलब उनकी जिम्मेदारी बेचारों की लगी और उन्होंने जल्दी जल्दी जो भी वो कर सकते थे कर दिया। उसके बाद रावी फिर गंदा हो गया, फिर गंदा मीन खबर हमने भी दी थी। उसके बाद रावी साहब ने भी ये चैनल पर एक पर बैठकर ARY पर खबर दी थी और कहा था कि जो UAE के सदर हैं वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब के घर का जो फंक्शन, वही जो उनकी बेटी के निकाह के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ उसमें शिरकत के लिए आए थे, ये कोई सरकारी दौरा नहीं था और सब कुछ। अब जाहिर है इस पर हाफिज़ दवाखाना वाले बहुत नाराज़ हुए। रावी साहब को फिजिकल तो नहीं, वर्चुअल चपेड़ें करवाई गई, वर्चुअल होती हैं फ़ोन के ऊपर गालमंदा करना, तो वो गालमंदा किया गया और उन्हें कहा कि ये क्या बकवास करते रहते हो तुम। तो बहरहाल क्योंकि उन्हीं का बंदा था, कितना वो ज़्यादा उसको कर सकते थे, इतने गंदे काम भी उन्होंने उनके लिए किए हुए हैं। तो उनकी झाड़ पूंछ की, तो फिर उन्होंने एक ट्वीट बेचारों ने जारी किया रावी साहब ने और ये कहा कि मैंने कल मेरे से गलती हो गई। बात फिर वही कर दी कि आए वो थे उधर उस काम के लिए भी आए थे, लेकिन सरकारी दौरा भी था साथ, तो अब वो बात बनती नहीं ना। ये वही एहसन इकबाल साहब वाली बात कि आप अब काला चश्मा लगा के भले फिरें, सबको पता है कि आपके साथ तप्फड़ तोड़ा जो है वो घर पर हो चुका है। थप्पड़ नहीं मैं कह रहा, तप्फड़ तोड़ा कह रहा हूँ, ज़रा लाइटर फॉर्म होती है, तो ये पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है। तो जो बेचारा रावी है उसके साथ हादसा हुआ है, इस सारी खबर दे बैठा, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी ट्यूनिंग कह दें या उसकी सफाई कह दें या जो भी कहना है वो हुई। अच्छा, फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड ही एक और खबर है हमारे पास। फॉरेन ऑफिस के एक ज़राए से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको क्या बताएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सभी इदारों पर हाफिज़ दवाखाना वालों का कब्जा होता था, फॉरेन ऑफिस पर इस तरह नहीं होता था। फॉरेन ऑफिस को प्रोफेशनली काम करने दिया जाता था। उन्होंने कहा यह पहली दफ़ा हुआ है कि फॉरेन ऑफिस भी अब बंद लिफाफे पर ही चलता है। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि हाल ही में आपने देखा होगा कि नॉर्वे के जो एम्बेसडर थे वो ईमान मजारी का जो केस चल रहा था अदालत में, उस केस के लिए चले गए थे और उस पर हमें बंद लिफाफा आया और हमें कहा गया कि बुलाएं और ये लिफाफा डिमार्श के तौर पर नॉर्वेजन जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर उनको दे दें। जब जाहिर है फॉरेन ऑफिस ने वो लिफाफा तो खोल के ही देना था, बंद का बंद तो आगे नहीं दे देना था। तो जब लिफाफा बंद खुला तो उसके अंदर जो अंग्रेज़ी थी वो बस रावी के लिए तो ठीक थी, मतलब अगर आपने रावी को बेचारे को गालमंदा करना है तो उस हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन किसी एम्बेसडर को देने के लिए वो अंग्रेज़ी ठीक नहीं थी। तो फिर फॉरेन ऑफिस ने डरते डरते कांपते कांपते राब्ता किया कि हजूर ये लिफाफा तो आया है, तो जाहिर है ये कोई
बड़े चौधरी साहब की बात नहीं हो रही, ये सारी डील तो कोई नीचे करता है ना। तो जो भी नीचे मिड लेवल पर ऑफिसर थे जिन्होंने भेजा, उनको कहा कि सर ये लफाफा तो आया है, ज़रा अंग्रेज़ी इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्री को देने के लिए मुनासिब नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अंग्रेज़ी आप कर लें, उसको जैसे भी चेंज करना। मकसद समझ आ गया ना कि उनको डिमार्श करें, उन्हें बताएं कि आपने अच्छा नहीं किया। तो फॉरेन ऑफिस ने फिर बड़ी नहीव सी आवाज़ में उनको ये भी कहा कि सर हमारा ओपिनियन ये है कि ये ना दिया जाए, क्योंकि ये इससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। कोई ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी उन्होंने की नहीं, अदालत में जाकर बैठे, अदालतें वैसे भी पब्लिक होती हैं, कोई भी जा सकता है। तो जब ये मशवरा दिया तो उन्होंने आगे से उन्हें कहा कि आपको सिर्फ अंग्रेज़ी तब्दील करने की इजाज़त दी है, बाकी मशवरे ना दें, लफाफा खोल लें, अंग्रेज़ी बदलें जो बदलनी है और डिमार्श करें। तो बुलाकर फिर नॉर्वेजियन जो एम्बेसडर थे उन्हें डिमार्श किया। उन्हीं ज़राए से जब हमारी आगे बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर ये बात थी तो आपने कल ये बरतानिया के सफ़ीर को, सफ़ीर तो यहाँ नहीं थी, जो उनके डिप्टी थे, उनको आपने कैसे डिमार्श कर दिया? वो तो बनता भी नहीं था, वो खातून बददुआ दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली दोबारा हमने बड़ी ही नहीफ आवाज़ में दोबारा से ये अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि सर इस पर डिमार्श बनता नहीं, उनकी पुलिस इंडिपेंडेंट है और जो भी हमने करना है हमारा सफारत खाना वहाँ कर सकता है, आप हमें बताएं, हम कोऑर्डिनेट करते हैं और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उनकी पुलिस के साथ बात करके तो इस केस को शुरू करवाएं या जो भी होना है, लेकिन डिमार्श ना करें। फिर उनको यही बताया गया कि जितना कहा जाता है उतना काम करें। तो फॉरेन ऑफिस के वो जो ऑफिसर थे, जाहिर है वो मैं यही कहूँगा कि वो थोड़ा दिल भी टूटा हुआ था उनका। तो वो थोड़े टूटे दिल से मुझे बता रहे थे कि अब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमें जो कहा जाता है हम तो वही करते हैं, ये उनका क्लेम था। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है। ये तो खैर हो गया जो कुछ होना था, दोनों मुल्कों के साथ डिमार्श भी हो गए और सारी चीज़ें, फॉरेन ऑफिस का क्या हमने भुरकस निकाला। अब अगली खबर आपको एक और देते हैं। कल से मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी लगे हुए हैं, सब मरियम नवाज़ पर लगे हुए हैं धड़ाधड़, और जाहिर है कुछ हरकतें की भी, जैसे अज़मा बुखारी ने, आपको याद ही होगा, रेमंड डेविस साहब की भतीजी हैं वो, रेमंड डेविस साहब को छुड़वाया था उनके वालिद मोहतरम ने पाकिस्तान से, तो उस रिश्ते से वो भतीजी लगती हैं उनकी। तो वो जो अज़मा बुखारी साहबा हैं, उन्होंने कल एक तो जंगली कह दिया, फिर कहा कि मंशियात लेके आ रहे हैं कि नहीं, फिर सवालात भी वही पूछवा दिए। लेकिन वो फिर हमें ऐसा ही लगा कि जो ये बातें कह रही हैं वही बातें तो बाद में सहाफ़ियों ने कही, तो ये इन्होंने कहलवाई। ऐसा नहीं था।